उस समय अंग्रेजों ने यह शर्त रखी कि हम भारत का विभाजन इस आधार पर देंगे कि भारत के अंदर जितनी भी देशी रियासतें हैं उन देशी रियासतों को इतनी छूट दी जाएगी कि उनकी मर्जी आए वे पाकिस्तान में जाएं और उनकी मर्जी आए तो अपना स्वतंत्र अस्तित्व भी बनाए रख सकते हैं। लेकिन इसके पीछे का जो उनकी दुरभिसंधि थी वह यह थी कि भारत एक न रहे, क्योंकि अगर भारत एक रहेगा तो भारत दुनिया की एक बड़ी ताकत बहुत जल्दी बनेगा। भारत के अंदर जो सामर्थ्य है, भारत की जो शक्ति है, वह शक्ति पुनः भारत को एक विकसित भारत के रूप में बना देगी। इस भय से वे भारत को अलग अलग टुकड़ों में बांटना चाहते थे, लेकिन भारत के दुर्भाग्यपूर्ण विभाजन के उपरांत जो स्वतंत्र भारत हमें प्राप्त हुआ, उस भारत में सौभाग्य से गृह मंत्री के रूप में और देश के उप प्रधानमंत्री के रूप में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसा एक सशक्त नेतृत्व भारत को प्राप्त हुआ। और उन्होंने उस समय अपनी सूझबूझ से भारत के अंदर 563 देशी रियासतों को भारत गणराज्य का हिस्सा बना करके भारत की एकता को मजबूती प्रदान किया। उस समय की 2 रियासतें, गुजरात राज्य की जूनागढ़ और उस समय के आंध्र प्रदेश के हैदराबाद, ये 2 रियासतें ऐसी थी जो भारत गणराज्य में शामिल होने में आनाकानी कर रही थी। उनको भी उन्होंने बड़ी चतुराई के साथ, बड़ी सूझबूझ के साथ एक रक्तहीन क्रांति के माध्यम से भारत गणराज्य का हिस्सा बनाया। आज जो भारत का स्वरूप हमें दिखाई देता है, या भारत की जो एकता आज हमें दिखाई देती है, उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक, यह लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के कारण है। और इसलिए उनकी प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए उनकी जन्म जयंती को प्रधानमंत्री मोदी जी ने राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में आयोजित करने का निर्णय लिया। आज लगातार एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी से शासित केंद्र और राज्य सरकारें पूरे देश के अंदर एक भारत श्रेष्ठ भारत के इस अभियान को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। भारत की एकता के लिए, भारत की अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए, भारत की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए, भारत को दुनिया की एक बड़ी ताकत के रूप में बना करके विकसित भारत की संकल्पना को पूरा करने के लिए पूरी ताकत के साथ आगे बढ़े हुए हैं। लेकिन वहीं बहुत सारे ऐसे तत्व भी हैं, राजनीतिक दल भी हैं, जो अंग्रेजों के द्वारा जो साजिश की गई थी, फूट डालो राज करो, उस को अंगीकार करके लगातार इस अभियान में लगी हुई हैं। आप देख रहे होंगे, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, या इंडी गठबंधन से जुड़े हुए जितने भी दल हैं, वे अपने अपने राज्यों में लगातार इस प्रकार के कार्य को कर रहे हैं। जाति विद्वेष के आधार पर समाज को लड़ डालना, सोशल मीडिया अकाउंट पर फेक प्लेटफॉर्म पर फेक अकाउंट बना करके आपस में जातीय द्वंद्व को खड़ा करने की साजिश करना, आपस में ही समाज के अंदर किसी न किसी कारणों से विवाद को आगे बढ़ाने के लिए पार्टियों को प्रेरित करना, जिससे समाज एक न रहे। और
उस साजिश में जब इंडी गठबंधन और उनसे जुड़े हुए राजनीतिक दल और उनके लोग जब इस साजिश में स्वयं संलिप्त हों, उन स्थितियों में देश के सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में भारतीय जनता पार्टी को और केंद्र और राज्य सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि इनकी साजिश हुए हम भी पूरे सामाजिक एकता को मजबूती बनाए रखने के लिए अपने कार्यक्रम को मजबूती के साथ आगे बढ़ाएं और मजबूती से आगे बढ़ाने के लिए हमारे सामने इससे अच्छा अवसर नहीं आ सकता जो अवसर सरदार साहब की पावन जयंती के अवसर पर आया है। 31 अक्टूबर को हर जनपद में भारतीय जनता पार्टी रन फॉर यूनिटी का कार्यक्रम आयोजित करती है। हर जनपद में होता है, बड़े पैमाने पे होता है, हर स्तर पर लोग कराते हैं। यह कार्यक्रम तो होना ही है, लेकिन इन कार्यक्रमों के साथ साथ कुछ नए कार्यक्रम जोड़े गए हैं। जैसे 1 नवंबर से 26 नवंबर तक हर विधानसभा स्तर पर 8 से 10 किलोमीटर की एक पदयात्रा, जिसके बारे में अभी संगठन महामंत्री जी बता रहे थे। ये हमारे विधायक के लिए भी और जिन विधानसभाओं में हमारी स्थिति कमजोर रही है उन विधानसभाओं में भी सक्रिय होने की दिशा से समाज के विभिन्न तबकों को, इसमें आर्मी से जुड़े हुए रिटायर्ड लोगों को भी आप बुला सकते हैं, इसमें हमें अन्नदाता किसानों को भी हम जोड़ सकते हैं, श्रमिकों को हम जोड़ सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी और उससे जुड़े हुए आनुषंगिक संगठनों को इसके साथ हम जोड़ सकते हैं, एनएसएस, एनसीसी, स्काउट गाइड और इनसे जुड़े हुए तमाम अन्य संगठन भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। और अच्छा होगा कि 8 से 10 किलोमीटर की इस पद यात्रा में बिना किसी पार्टी और नेता के जय जयकार करने की बजाय अगर हम भारत माता की जयकार करते हुए नेताजी सुभाष चंद्र बोस और वंदे मातरम का स्लोगन को गाते हुए राष्ट्र धुन के किसी गीत के साथ अगर इस पद यात्रा को निकालेंगे, दौड़ नहीं है ये पद यात्रा है। देखिए 31 को रन फॉर यूनिटी है, लेकिन 1 से लेकर 26 नवंबर को, 26 नवंबर के बीच यह पद यात्रा, जिसका स्वरूप के बारे में विस्तार से संगठन महामंत्री जी बता रहे थे कि हमें हर 2-2 किलोमीटर पे एक पड़ाव, वहां पे विश्राम के बहाने संवाद और फिर समापन के अवसर पर एक सभा। यह समाज को जोड़ने के लिए और अवेयरनेस के लिए बहुत बड़ा माध्यम होता है। जो लोग जाति के नाम पर बांट रहे हैं, समाज के वातावरण को दूषित करने का कार्य कर रहे हैं, उन लोगों से समाज को अवगत कराने और जागरूक करने के लिए सरदार साहिब जैसा विराट और विशाल व्यक्तित्व को सामने रख करके भारतीय जनता पार्टी अगर इस अभियान को आगे बढ़ाती है, सफलतापूर्वक आगे बढ़ाती है, तो यह एक बड़ी उपलब्धि होगी समाज के लिए भी और सरदार साहब के प्रति हमारी कृतज्ञता ज्ञापित करने का एक माध्यम होगा। 26 नवंबर की तिथि संविधान दिवस की तिथि है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करने का एक दिवस। यह कार्यक्रम भी भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ाएगी जब हर जनपद से 5 युवाओं को, जिसमें 2 युवा मोर्चा के और 3 अन्य युवाओं को हम लोगों को वहां से भेज करके दिल्ली तक पहुंचाना है। दिल्ली से उन्हें बस के द्वारा करमसद पहुंचना है, जहां से जो पदयात्रा, राष्ट्रीय पदयात्रा प्रारंभ होगी, उस पदयात्रा के लिए उन्हें वहां के लिए भी जाना है। यह भी सिलेक्शन आपको इस दौरान करना है, क्योंकि 26 नवंबर से 6 दिसंबर के बीच संविधान दिवस से लेकर के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि के दिवस के दिन ये देश भर से आए हुए युवा
एक भारत श्रेष्ठ भारत के रूप में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित कर सकें और राष्ट्रीय एकता को और मजबूती प्रदान कर सकें, संविधान के प्रति अपनी वचनबद्धता को भी दोहरा सकें। इस भाव से इस कार्यक्रम का हिस्सा अगर हम सब बनकर मिलकर के करते हैं तो यह एक अभियान हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण अभियान होगा। आज के इस अवसर पर मेरी आप सबसे ये अपील है, ये कार्यक्रम एक हमें बड़े पैमाने पर इन कार्यक्रमों का हिस्सा बनना चाहिए और अब तक जो भी कार्यक्रम दिए जाते हैं, जिन जनपदों में पूरा संगठन मिलकर के कार्यक्रम को आगे बढ़ाता है, बहुत सफलता की ऊंचाइयां वे प्राप्त करती है। लेकिन जहां पे औपचारिकता रहती है वहां पर देखने को क्या मिलता है कि कार्यक्रम कहीं और है, पदाधिकारी कुछ और जगह कहीं और जगह घूम रहे हैं। ये स्थितियां नहीं, बल्कि कार्यक्रम में पूरा संगठन टॉप टू बॉटम, बूथ अध्यक्ष से लेकर के बूथ की टोली से लेकर के और जिले की और उस जिले के अंदर के सभी पदाधिकारी उस कार्यक्रम का हिस्सा बनकर के उसे सफलता की नई ऊंचाइयों तक अगर पहुंचाते हैं तो वह कार्यक्रम न केवल संगठन को बल्कि उन पदाधिकारियों को भी एक नई पहचान देता है। उस पहचान को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों को मजबूती के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना होगा। इस दौरान आप देख रहे होंगे हर जनपद में स्वदेशी मेले लगे हैं। हमने स्वदेशी की कार्यशाला आयोजित की थी दीपावली के पहले। लगभग हर जनपद में बहुत सफलतापूर्वक स्वदेशी मेले लगे हैं। कुछ जनपदों में आज और मेरा आग्रह होगा, एक बार हमें जिले की टीम को, मंडल की टीम को भी उसका हिस्सा बनाना चाहिए। वे जाएं, लोकल प्रोडक्ट हैं, लोकल कारीगरों ने, लोकल हस्तशिल्पियों ने, महिला स्वयंसेवी समूहों ने जो भी उत्पाद वहां पे तैयार करके उन स्टॉल में रखे हुए हैं, वहां पर अगर हम जाएंगे, उसको प्रोत्साहित करेंगे तो ये वोकल फॉर लोकल के प्रधानमंत्री जी के उस अभियान का हिस्सा बनेगा जो आत्मनिर्भर भारत का और विकसित भारत की आधारशिला बनने जा रही है। ये विकसित भारत हम सबका शताब्दी संकल्प है, हर भारतवासी का शताब्दी संकल्प बनना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी या भारत के प्रति श्रद्धा भाव रखने वाले हर भारतीय का संकल्प बनना चाहिए। अगर हम सब इस संकल्प का हिस्सा बनते हैं और इसे सफलता की नई ऊंचाई तक पहुंचाते हैं, कोई कारण नहीं कि आने वाला समय, जैसे आपने देखा होगा कि 1946-47 में जो ब्रिटेन और जो अंग्रेज भारत को विभिन्न टुकड़ों में बांटना चाहते थे, भारत की अखंडता को चूर चूर करना चाहते थे, उन्होंने अपने लगभग 200 वर्षों के शासनकाल में भारत के अंदर जिस प्रकार की तबाही मचाई थी, आपने देखा होगा जब देश अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरा कर रहा था, उस समय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत उस ब्रिटेन को पिछाड़ करके दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन रहा था। यह है भारत की उपलब्धि। और जब भारत इसी प्रकार से आगे बढ़ेगा, कोई कारण नहीं आने वाले समय में, इस वित्तीय वर्ष में भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा और 2047 में विकसित भारत की संकल्पना को पूरा करते हुए भारत दुनिया की एक बड़ी ताकत के रूप में उभरेगा। यह तभी पूरा होगा जब हम सब मिलकर के इस अभियान का हिस्सा बनेंगे। इसमें एक एक गतिविधि, एक एक कार्यक्रम का अपना महत्व होता है। स्वदेशी का भी उसमें अपना महत्व है। दीपावली के अवसर पर भी अगर आप कहीं जाएं या अपने घर के लिए खरीदारी करेंगे, कल धनतेरस है, कल भी खरीदेंगे, हमारा प्रयास होना चाहिए कि घर में जो भी हमारे मार्केट में, हमारे प्रदेश में, हमारे देश में हमारे कारीगरों ने, हमारे हस्तशिल्पियों ने तैयार किया है, बनाया है, वही खरीदें। कि अतिथि को देने के लिए जा रहे हैं तो उसी को दें जो लोकल स्तर पर हो,
वो मिट्टी का हो, गोबर का हो या किसी भी अन्य स्थानीय कारीगरों ने, हस्तशिल्पियों ने, जिसने भी तैयार किया, महिला स्वयंसेवी समूह ने बनाया होगा, ये पैसा सब उनके पास जाएगा। ये वहां की मजबूती में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन करेगा। इस विश्वास के साथ मैं आज के इस अवसर पर, इस महत्वपूर्ण कार्यशाला के अवसर पर, हमें जो भारतीय जनता पार्टी ने सरदार @150 यूनिटी मार्च के संबंध में जो प्रदेश स्तरीय कार्यशाला है, इस कार्यशाला में आप सभी प्रदेश भर से आए हुए सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं का स्वागत करता हूं। आप सबको दीपावली और त्योहारों की हृदय से बधाई और मंगलमय शुभकामनाएं आप सबके प्रति देते हुए वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। मित्रों, वंदे मातरम के पूर्व मैं पश्चिम। तो लखनऊ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे। कई बातों का जिक्र उनकी तरफ से किया गया। समाज की एकता को खंडित करने की कोशिश विपक्ष पर यहां पर निशाना साधते हुए नजर आए। साथ ही जिस तरीके से जाति में बांटने की कोशिश की जा रही है, इसको लेकर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कटाक्ष करते भी नजर आए हैं। समाज की एकता को खंडित करने की साजिश, सरदार पटेल का योगदान को भी उन्होंने याद किया।